हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज कुछ दिनों के अंतराल के बाद हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए कंसेप्ट को लेके। एक नए मतलब नहीं, आपके लिए नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं वो एक नया है, वो एक नया रास्ता है। उस रास्ते को लेके आपके सामने प्रकट हो रहा हूं। यानी कहने का मतलब है जो भी चीजें आप नहीं जानते हैं उन चीजों को आपके सामने लाके प्रस्तुत कर रहा हूं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में। इस त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के कंसेप्ट को जानने से पहले आपको वो कंसेप्ट जानना होगा जो मैंने पहले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था। क्या मैंने बताया था उस पहले वीडियो में कि क्या वृत्त होता है, क्या वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या रिंग होता है, क्या त्रिज्या होती है, क्या व्यास होता है, क्या जीवा होती है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, कैसे वो फॉर्मूला बनता है, वहां दिखाया था मैंने। वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर, वो कैसे बनता है। और वहां मैंने आपको समझाया था कि पाई का क्या अर्थ होता है, अर्थात पाई वृत्त के साथ साथ क्यों जाता है, यानी जहां जहां वृत्त जाता है पाई उसके साथ साथ क्यों जाता है। ये सारी बातें मैंने बता दी थी। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, अब वहां से जाके जरूर देख लें। और अगर एक बात बता दूं मैं कि अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जबरदस्ती आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मुझसे कुछ फायदा आपको मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो आने वाली वीडियोस हैं वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। मैथ के साथ साथ एसएसटी की वीडियो, यानी जो सामाजिक विज्ञान है, राजनीति है, हिस्ट्री में, उसकी वीडियो भी बहुत ही मजेदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, आपको देने वाला हूं। और इंग्लिश के जो बैचेस हैं, इंग्लिश जो पढ़ने का तरीका है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। उसके साथ साथ जो और विषय हैं जिसे मैं पढ़ाता हूं अपने ऑफलाइन क्लास में, वो सारी की सारी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। आप सब रखें, धीरे धीरे सारी वीडियो आपको मिलने लगेगी। मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। 300 बच्चे अभी मेरे प्रेजेंट में मेरे पास हैं। अगर आप ऑफलाइन से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा पता आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, तो इस पते पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या दूर बैठे हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप मेरे तक नहीं पहुंच सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां आप बैठे मुझसे पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो कॉल पे आप कॉल करके, यानी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे जानकारी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है तो मैं हर वक्त हर समय आपकी समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा संबंधी हमेशा मैं तैयार रहूंगा। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। आइए चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। हमारा कंसेप्ट, आज का जो कंसेप्ट है वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड वृत्तखंड में क्या समस्या होती है, बच्चे फॉर्मूले रटते हैं और जब त्रिज्यखंड वाला सवाल या वृत्तखंड वाला का सवाल आ जाता है तो वहां बच्चे कंफ्यूज करने लगते। बेसिक सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि त्रिज्यखंड का निर्माण कैसे होता है, ये कोण का क्या खेल है, ये वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड को कैसे हम बनाते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं। आपने पाई के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पाई का खेल क्या होता है। मैंने बताया था पाई जो है ना वो वृत्त की परिधि और वृत्त के अनुपात को, वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को बताता है। उसी अनुपात से हमने निकाला था वृत्त की परिधि क्या होती है, और उसी वृत्त की परिधि के सूत्र से हमने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। अब सिंपल से मैं एक बात बता देता हूं आपको कि हर समय आपको, हर वक्त आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालें या वृत्त की परिधि निकालें। कभी कभी हो सकता है कि वृत्त के कुछ टुकड़े कर दिए जाए, आंशिक रूप से कुछ टुकड़े कर दिए जाएं और उस टुकड़े का बोले आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो वही टुकड़ा जो है, वही टुकड़ा यानी वही खंड है, उसी को हम या तो त्रिज्यखंड या वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अभी हम जानेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। उसके बाद उसके जो सूत्र होते हैं वो कैसे बनते हैं उसकी ओर चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लें कि ये त्रिज्यखंड क्या होता है और ये वृत्तखंड क्या होता है। आइए उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, किसका, वृत्त का। तो चलिए रफ में मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूं आपके सामने। चलिए, जैसा मैंने कहा, मैंने एक वृत्त ड्रॉ कर लिया और मैंने इसके बीच में एक केंद्र भी डाल दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, केंद्र मैंने डाल दिया। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको वृत्त की परिभाषा बता रखी थी, सारा चीज मैंने सिस्टम समझा रखा था आपको पहले वाले वीडियो में। अब देखिए ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। देखिए यहां पे दोनों में खंड खंड लगा हुआ है, खंड और खंड। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, कि वृत्त के कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं, आंशिक टुकड़े, जिनका क्षेत्रफल आपको कभी अलग अलग से कह देता है निकालने के लिए। अब ये टुकड़े कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना, अगर लिख रहे हो तो लिख लेना, मैं अपने तरफ से बताता हूं ये टुकड़े क्या होते हैं। तो कहने का मतलब है आपने दो चीजें बेसिक पढ़ी, आपने दो चीजें बेसिक पढ़ी। एक आपने पढ़ा वृत्त का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा वृत्त का क्षेत्रफल। आप कहोगे सर हाँ मैंने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा, गुड। फिर आपने पढ़ा वृत्त की परिधि, आपने कहा हाँ सर मैंने वृत्त की परिधि भी पढ़ी। ध्यान समझना,
आपने इस दो के अलावा तीसरा कुछ तो पढ़ा ही नहीं। और वृत्त में दो ही तो है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। इसी दो को आगे कंटिन्यू करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले बात समझ लो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी कहने का मतलब है, यानी कहने का मतलब मैंने बताया था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यानी कहने का मतलब कोई भी वृत्त या कोई भी आकृति जितना स्थान घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त का मतलब वृत्त ने कितना स्थान घेर रखा है। लेकिन जब इसके कभी टुकड़े कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस टुकड़े ने कितना स्थान घेरा है। तो सिंपल सी बात है, तो वो जो टुकड़ा होता है वही त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के नाम से जाना जाता है। तो टुकड़े कैसे होंगे? टुकड़े हमेशा वृत्त के दो तरीके से हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला दो त्रिज्याओं के द्वारा या एक जीवा के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे मैंने एक त्रिज्या खींच दी, मैंने यहां से इसको काट दिया तो टुकड़े नहीं हुए, केवल कटे हैं। अभी वृत्त के टुकड़े नहीं हुए। लेकिन मैं एक और त्रिज्या खींच दूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक और त्रिज्या खींच दूं, अब वृत्त के टुकड़े हो गए। ये टुकड़ा मैंने यहां से निकाल लिया और यहां पे देखिए, यहां पे मैं रख देता हूं इस टुकड़े को। मैंने इस टुकड़े को यहां से निकाल लिया और यहां रख दिया। ध्यान दीजिएगा, यहां से टुकड़ा निकाला और यहां रख दिया। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इसका मतलब कि मैंने वृत्त के टुकड़े कर दिए। और ये टुकड़ा कैसा कि दो त्रिज्याओं ने इस टुकड़े को किया है। यानी वृत्त का जो टुकड़ा है वो दो त्रिज्याओं के सहारे हुआ है, दो त्रिज्याओं ने मिलकर किया है इस टुकड़े को, इस वृत्त के इस टुकड़े को तैयार किया, यानी काटा है। ठीक है, ये टुकड़ा जो बना है वो दो त्रिज्याओं के कारण बना है, इसीलिए इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तो वृत्त का वह टुकड़ा जो दो त्रिज्याओं के द्वारा यानी त्रिज्याओं के द्वारा कटे, इसको कहते हैं हम त्रिज्यखंड। ये बात आपको सिंपली पता होगी, मुझे नहीं पता है लेकिन आप अभी जान लें। तो सिंपल सी बात है, आपको त्रिज्यखंड का मतलब पता लग गया कि वृत्त का वैसा टुकड़ा जो त्रिज्याओं के द्वारा कटे, त्रिज्याओं के द्वारा टुकड़े हो उसके, तो उसे कहते हैं हम त्रिज्यखंड। अब बात करते हैं वृत्तखंड। ये वृत्तखंड क्या है? सिंपल सी लॉजिक है, मैं इसको मिटा देता हूं। आपने त्रिज्यखंड समझ लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर से पूरा इसको वृत्त बना लेता हूं एक। और वृत्त बनाने के बाद मैंने कहा कि जब जीवा किसी वृत्त के दो टुकड़े करे, यानी जब जीवा वृत्त के टुकड़े करे, वो जो टुकड़ा होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। जीवा मैंने बताया था कि जीवा वृत्त के अंदर वैसी सरल रेखा होती है जिसके दोनों अंत बिंदु परिधि पर होते हैं। देखिए, ये कैसी सरल रेखा है जिसके दोनों अंत बिंदु परिधि पर हो, इसे हम जीवा कहते हैं। तो जब जीवा वृत्त के टुकड़े करे तो वो टुकड़ा वृत्तखंड कहलाता है, और जब त्रिज्याएं वृत्त के टुकड़े करें तो वो त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है त्रिज्यखंड की और वृत्तखंड की। इतना दिमाग में आप डाल के चलें। ये चाप वाप कभी कभी आता है, ये चाप क्या होता है मैं इसके बारे में भी आपको भी बताता हूं। ये चाप क्या होता है, यानी जब वृत्त के क्षेत्रफल के टुकड़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब वृत्त के क्षेत्रफल के टुकड़े होंगे तो या तो वो त्रिज्यखंड बनेगा या तो वो वृत्तखंड बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक, या तो वो त्रिज्यखंड बनेगा या तो वो वृत्तखंड बनेगा, अगर वृत्त के क्षेत्रफल के टुकड़े होंगे, यानी वृत्त के टुकड़े होंगे। लेकिन अगर वृत्त की परिधि के टुकड़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, वृत्त की अगर परिधि के टुकड़े, परिधि मतलब ये जो बॉर्डर आपने देखा था, ये जब इनके टुकड़े होंगे तो ये बनेगा चाप। क्या बनेगा? चाप, जिसे आप चाप की लंबाई कहते हैं। तो जब वृत्त के क्षेत्रफल के टुकड़े होंगे तो बनेंगे त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, लेकिन जब वृत्त के परिधि के टुकड़े होंगे तो बनेगा वो चाप की लंबाई या चाप। आपने चाप पढ़ा होगा, आप ज्यामिति में हम बोलते थे चाप खींचो, तो आप प्रकार रख कैसे चाप खींचते थे ना, ऐसे ये यानी कहने का मतलब पूरा गोल नहीं। अगर प्रकार को आप पूरा गोल घुमाते तो पूरा गोल हो जाता, नहीं होता। लेकिन आपने जैसे कहा चाप, तो प्रकार रख के आप ऐसे ऐसे काटते थे, ये ऐसे काटते। ये क्या, ये चाप जो है ना, ये वृत्त की परिधि का कुछ छोटा सा अंश है, टुकड़ा है। वृत्त की परिधि क्या है? वो टुकड़ा है, इसीलिए उसको चाप कहते हैं। तो ये पूरा घूम गया तो वृत्त की परिधि कहलाई। लेकिन अगर टुकड़ा निकल गया, अभी मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा काटा था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने एक टुकड़ा काटा था त्रिज्यखंड का। तो यहाँ देखिए ये टुकड़ा, अब देखिए यहाँ से ये यहाँ से कट गया, इस वृत्त से तो कट गया, ये टुकड़ा यहाँ पर खत्म हुआ, ये टुकड़ा कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो ये तो त्रिज्या है, ये तो त्रिज्या है, लेकिन ये देखिए अब ये परिधि नहीं रही, क्योंकि परिधि का एक टुकड़ा है, इसीलिए इसे हम कहेंगे चाप की लंबाई। बिल्कुल समझ में आ गई आपको बात? तो दो बातें आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि आपने दो ही बात पढ़ रखी है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, यानी कहने का मतलब जब वृत्त के क्षेत्रफल के टुकड़े किए जाएंगे तो दो टुकड़े तो बनेंगे, एक त्रिज्यखंड और दूसरा वृत्तखंड। लेकिन वृत्त की परिधि के जब टुकड़े किए जाएंगे तो उसे कहते हैं चाप की लंबाई। तो वृत्त के जब टुकड़े त्रिज्याओं के द्वारा होंगे तो वो त्रिज्यखंड कहलाएगा, लेकिन जब वृत्त के टुकड़े जीवा के द्वारा होंगे तो वो क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। बस सिंपल सी बात आपको समझनी थी। इस बात को कंटिन्यू करके हम आगे चलते हैं। आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा त्रिज्यखंड के बारे में, उसके हम लोग वृत्तखंड पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करूंगा मैं त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड का
या त्रिज्यखंड के बारे में पहले मैं बात करूंगा, ये त्रिज्यखंड क्या होता है। अभी मैं एक त्रिज्यखंड काट के ले लेता हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। त्रिज्यखंड मैंने काट के आपके सामने एक ले लिया, ठीक। इसको नाम दिया मैंने, या फिर यहीं पे ले लेता हूं मैं, आप यहां भी देख सकते हैं, यहां मैंने एक त्रिज्यखंड ले लिया, यहां ये वही त्रिज्यखंड है, इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया A, इसको नाम P और इसको B दे दिया। यानी यहां पे देख रहे हैं ना आप OAPB, ये एक त्रिज्यखंड है, ये कट गया है इस वृत्त से। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक बताऊं आपको कि जब किसी वृत्त के एक टुकड़े आप करेंगे, जब एक टुकड़ा आप निकालेंगे तो आपने तो एक टुकड़ा अपने हिसाब से निकाल लिया, लेकिन जो बच गया वो भी तो एक टुकड़ा है, वो पूरा वृत्त नहीं बचा। मान लीजिए मैंने इसको काट के यहाँ पे लिख लिया, तो अब ये जो भाग बच गया ये भी तो वृत्त का एक टुकड़ा बचा। क्या पूरा वृत्त बचा? नहीं बचा। यानी कहने का मतलब जब किसी वृत्त से आप एक टुकड़ा काटते हैं तो बाकी जो बच जाता है वो भी वही टुकड़ा कहलाता है, यानी वो भी टुकड़ा ही कहलाता है। तो जब किसी वृत्त से आप त्रिज्यखंड काट के निकालेंगे तो बचा हुआ भाग भी त्रिज्यखंड ही कहलाएगा। लेकिन जब किसी वृत्त से आप वृत्तखंड काट के निकालेंगे, यानी जीवा के द्वारा कोई टुकड़ा करके निकालेंगे, तो बचा हुआ जो भाग होगा वो भी वृत्तखंड ही कहलाएगा। अभी आपको बात समझ में आ रही है, मैं एग्जांपल से दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वृत्त लिया और मैंने वृत्त लेने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक त्रिज्यखंड काटा OAPB, एक त्रिज्यखंड मैंने काट लिया। अगर मैं इसको काट के यहाँ से हटा लूँ, यहाँ से काट के हटा लूँ, उसके बाद जो ये देख रहे हैं ना, ये जो टुकड़ा देख रहे हैं आप, ये भी एक त्रिज्यखंड बच जाएगा। फर्क क्या है, तो ये होगा लघु और ये हो जाएगा दीर्घ। यानी ये देखने में बड़ा लग रहा है इसीलिए दीर्घ होगा, और ये देखने में छोटा लग रहा है इसीलिए इसको हम लघु के नाम से भी जान लेते हैं। सेम टू सेम वही वृत्तखंड के साथ कहानी है। अगर वृत्तखंड का टुकड़ा तो जीवा करेगी, तो जीवा के द्वारा टुकड़ा, मैंने जीवा एक खींच दिया, ध्यान देना, मैंने एक जीवा खींच दिया तो इसमें से एक टुकड़ा कट के निकल गया। अब कट के निकले, अब देखिए ये टुकड़ा देखिए, ये जो बच गया, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बच गया ये भी तो एक वृत्तखंड ही बचा। अभी क्या ये पूरा वृत्त बचा? नहीं, ये वृत्त का एक टुकड़ा बचा। तो यानी कि अब आपने इसमें से वृत्तखंड काट के निकाला तो जो बच गया वृत्त का शेष भाग वो भी वृत्तखंड ही कहलाएगा। जो शेष भाग बच गया वो भी वृत्तखंड ही कहलाएगा। फर्क कितना है, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, यानी एक लघु होगा और एक दीर्घ होगा। तो आप बोलोगे सर कि एग्जाम में कौन सा निकालने के लिए कहेगा? एग्जाम में क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा तो आप समझ लीजिए आपसे लघु कह रहा है निकालने के लिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और नहीं अगर बोल दे क्वेश्चन में कि नहीं दीर्घ निकालो तो आप दीर्घ निकाल लेना। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही जैसा एप्लीकेबल होगा, आप बिल्कुल टेंशन लें, मैं इस बात को ही समझाने वाला हूं। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि जब किसी वृत्त में से एक त्रिज्यखंड काट लेते हैं तो बाकी जो बचा हुआ टुकड़ा होता है वो भी त्रिज्यखंड ही बचा हुआ होता है, यानी अपने आप वृत्त के दो टुकड़े हो जाते हैं। और सेम बिल्कुल सेम टू सेम अगर किसी वृत्त में से अगर एक वृत्तखंड काट के आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ उस वृत्त का जो भाग होता है वो भी एक वृत्तखंड ही बचा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके इस त्रिज्यखंड को ना यहाँ काट के रख लिया ताकि समझाने में आसानी हो। तो मैंने लिख लिया OAP और B, ध्यान दीजिएगा OAPB मैंने लिख दिया, ये त्रिज्यखंड। अगर अब इस त्रिज्यखंड की परिभाषा पर चलें तो देखिए यहाँ पे त्रिज्यखंड का जो निर्माण वो कैसे बना हुआ है, दो त्रिज्या और ये, अब ये परिधि नहीं, ये चाप की लंबाई हो गई, इसे कहते हैं चाप, क्योंकि ये परिधि का क्या है, टुकड़ा है। तो अगर अब मैं त्रिज्यखंड की परिभाषा दूं तो त्रिज्यखंड वृत्त का वह टुकड़ा है, त्रिज्यखंड वृत्त का वह टुकड़ा है जो त्रिज्याओं के द्वारा कटा होता है, यानी दो त्रिज्याओं से और एक चाप की लंबाई से घिरा होता है। सिंपल सी बात है, आपको जैसे याद रखना है याद रखें, लेकिन मेन है समझना, आप जैसे समझना है समझे। अब ये परिधि रही, चाप की लंबाई रही। वैसे अगर वृत्तखंड की बात करें, वृत्तखंड की अगर मैंने यहाँ पे एक खींचा है टुकड़ा, काट दिया मैंने, ये काट दिया, चाहे ये टुकड़ा, जो भी दो टुकड़े हो गए वृत्त के, इस टुकड़े को देखो तो आप बोलोगे कि वृत्तखंड वह टुकड़ा है, वृत्तखंड वह टुकड़ा है, ये वृत्तखंड है, ये आप देखें ये आपका हो गया वृत्तखंड और ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड की अगर परिभाषा दे तो वृत्तखंड कैसा बना, यहाँ देखिए मैं एक वृत्तखंड ये वाला मैंने यहाँ पर उतार के रख दिया। तो इसका मतलब है कि वृत्तखंड जो है ये जीवा है, एक जीवा और ये, अब ये परिधि नहीं रही, क्या रही, ये चाप रही। तो आप बोलेंगे कि वृत्तखंड वृत्त का वह टुकड़ा है जो एक जीवा और जो चाप होता है उससे घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो जैसे आपको याद रखना है आप रखें, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के सारे कंसेप्ट को हम समझ लिए। अब चलते हैं इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब मैं एक बात आपको समझा दूं, एक बात मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्षेत्रफल का टुकड़ा है, वृत्त के क्षेत्रफल का टुकड़ा है। तो जब भी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड निकालने जाएंगे तो वहां पे वृत्त के क्षेत्रफल का सहारा लेंगे। और चाप की लंबाई, कभी कभी सवाल बोलता है कि चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप की लंबाई जब निकालने जाएंगे तो वहां चाप की जो लंबाई वो परिधि का टुकड़ा है, तो चाप की लंबाई को निकालने के लिए हम परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। ये बात अभी दिमाग में डाल लो आप। क्या मैंने क्या कहा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसके टुकड़े होते हैं तो वो बनता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड।
और जब परिधि के टुकड़े होते हैं तो बोलता है चाप की लंबाई। तो जब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो वहां पे हम वृत्त के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर उसका सहारा लेंगे। लेकिन जब हम चाप की लंबाई निकालने जाएंगे तो वहां वृत्त के क्षेत्रफल से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चाप की लंबाई जो वो परिधि का टुकड़ा है, इसीलिए हम परिधि का जो वृत्त का जो परिधि है उसके सूत्र को खींच के लाएंगे और वहां से हम चाप की लंबाई निकालेंगे। दोनों का रास्ता अलग अलग है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के सहारे निकलेगा और एक वृत्त की परिधि के सहारे निकलेगा, क्योंकि जो चाप की लंबाई वो वृत्त की परिधि का टुकड़ा है और त्रिज्यखंड और वृत्तखंड जो है वो वृत्त के क्षेत्रफल का टुकड़ा है, इसलिए दोनों में फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई हो तो इसका फॉर्मूला भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला बनाने के लिए और समझने के लिए कैसा इसका फॉर्मूला बना है। यहां पहले मैं त्रिज्यखंड ले लूं। त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मैं इसको मिटा दूं और यहां पे मैं एक और फिगर ड्रॉ कर दूं आपके बगल में, ये एक वृत्त है। पहले मैं त्रिज्यखंड ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपके सामने त्रिज्यखंड ले रहा हूं। त्रिज्यखंड के सारे कंसेप्ट को पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वृत्तखंड पे चलेंगे। देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या समस्या है। त्रिज्यखंड में आर दिया होता है, मैंने बताया ना कि आर से टुकड़े बनते हैं, आर दिया होता है। मान लीजिए ये त्रिज्यखंड है, मान लीजिए, मानने में क्या आता है, ये त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड है भी, ये ओ ए बी या इसको पी मान ले, पी और बी। ये जो त्रिज्यखंड आप देख रहे हैं इसमें आर दिया हुआ है, और वृत्त का कोई भी सवाल जिसमें आर दिया होता है ना उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम वृत्तखंड निकालेंगे, ये त्रिज्यखंड में आर दिया हुआ है, लेकिन जब हम वृत्तखंड निकालेंगे तो वहां देखना वृत्तखंड का जो टुकड़ा होता है उसमें तो आर होता ही नहीं, क्योंकि वो जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसमें आर तो होता ही नहीं। तो जब उसमें आर नहीं होता तो उसका कोई अपना क्षेत्रफल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, उसको दूसरे फॉर्मूले के माध्यम से हम निकालेंगे। तो जब उस पर चलेंगे तो वहां हम लोग देख लेंगे। तो आइए चलते हैं पहले त्रिज्यखंड पे, त्रिज्यखंड का मतलब और उसका सूत्र जानने की कोशिश करते हैं। अब एक छोटी सी बात और जान लें आप कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है। ध्यान लें आप, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है, यह बात जान लें आप। और ऐसा मान लें आप क्योंकि वृत्त भी जो है वो भी एक त्रिज्यखंड है, ऐसा मान लें आप क्योंकि वृत्त भी क्या है, एक त्रिज्यखंड। कैसे मैं बताता हूं। मान लीजिए आप एक आर लिया आपने यहां से, ठीक है, और इस आर को घुमाया, एक आर घुमाया और घुमाते घुमाते ये जो आर है फिर इस पे आके बैठ गया। तो ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम जान लेते हैं कि वृत्त भी जो है वो एक पूरा का पूरा वृत्त एक त्रिज्यखंड है, जिसमें उसका कोण जो है 360 डिग्री है। यानी कि एक 360 डिग्री कोण वाला एक जो वृत्त है वो भी एक त्रिज्यखंड है। ऐसा मान लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा हो सकता है क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसा माने क्या, ये तो सत्य बात है कि वृत्त के केंद्र पर 360 बनता है, यानी कि वृत्त का जो है वृत्त है वो भी 360 डिग्री कोण वाला एक त्रिज्यखंड ही है। जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान 360 डिग्री हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब सिंपल सी बात, यही समझने वाली बात है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान, अंशीय मतलब केंद्र पर जो कोण बना हुआ है वो 360 डिग्री का हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मैंने क्या कहा आपको कि वृत्त भी एक त्रिज्यखंड है। ऐसा मान लीजिए, कौन सा त्रिज्यखंड है, जिसके कोण का जिसका जो कोण है वो 360 डिग्री है। तो ऐसा मान लिया, या फिर मानना क्या, ये हकीकत है कि जब केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बना, यानी कि वो भी एक वृत्त भी, यानी पूरा सर्किल भी एक त्रिज्यखंड है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। अब सिंपल सी बात है, आप जान लें कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या जानते थे, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त को भी हमने अब एक त्रिज्यखंड मान लिया है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक आकृति के दो क्षेत्रफल तो हो नहीं सकते। तो वृत्त मान के बनाओ तब भी इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये हमने निकालना सीख लिया था। और अभी वृत्त को हम मान रहे कि पूरा एक त्रिज्यखंड वृत्त है, क्योंकि इस पे किसके केंद्र पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 360 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, वही एक एक नियम से मैं बनाने की इसको कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश दिखाता हूं कि ये सूत्र जो आया है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा वो कैसे आया है। तो जब जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान अगर 1 डिग्री हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा,
तब होगा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 300 क्या 60। अच्छा, इसीलिए जब केंद्र पर बने कोण का अंशीय मान थीटा हो, ये थीटा क्या होता है, थीटा मतलब कोण का माप, जैसा कोण का माप कहेगा वैसा थीटा की जगह लगा दीजिएगा। थीटा मतलब कोण का एक माप, हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में। तो थीटा हो तब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा 360 और गुने क्या हो जाएगा आपका थीटा। यही तो एक नियम बोलता है, आपने एक नियम पढ़ा होगा। यानी ये जो वृत्त था उसके केंद्र पर 360 डिग्री कोण बना था, इसका मतलब वो भी एक त्रिज्यखंड था। यानी जब वो ऐसा वृत्त, यानी कहने का मतलब जो वृत्त था जब इसके केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा था तो उसका क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री का बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा 360, ये बट्टा में आ जाएगा, पता है। और जब थीटा मतलब कि जैसा आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो, जितना बड़ा त्रिज्यखंड हो, जितना बड़ा कोण हो, अगर उतना बड़ा बने तो कितना होगा क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा यानी थीटा बटा 360। यानी इसमें आप थीटा से क्या कर दिया, आपने गुना कर दिया। ये एक एक नियम को आप जानते हैं। तो बेसिकली आपका त्रिज्यखंड का जो सूत्र निकल गया वो ये निकल गया, यानी कि त्रिज्यखंड बराबर जो हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यही आप पढ़ते आते हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड का टुकड़ा जो होता है वो वृत्त का ही एक टुकड़ा होता है। मैंने बताया वृत्त के क्षेत्रफल का ही एक टुकड़ा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल से काम चलाया। ओके, मैंने पहले कह दिया था। लेकिन जब हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो वहां हम चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे वृत्त की परिधि से, क्योंकि वो एक वृत्त की परिधि का टुकड़ा है। तो आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो जैसे आपको निकालना है निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ थीटा जो है वो कोण का माप है, यानी कि ये जो मान लें त्रिज्यखंड काटा गया है, ये त्रिज्यखंड काटा गया है और कहता है कि ये त्रिज्यखंड में 60 डिग्री का यहाँ केंद्र पे कोण बना रहा है, तो थीटा मतलब यहाँ पे 60 डिग्री हो जाता। ओके, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात और समझनी है कि मान लीजिए मैंने एक त्रिज्यखंड, यहाँ मैंने एक त्रिज्यखंड काटा और ये 60 डिग्री है, तो ये छोटा लघु मैंने काट लिया। कभी कह दे कि दीर्घ का निकालो, दीर्घ का क्षेत्रफल निकालो, तो भाई इसमें समझने वाली बात है। दीर्घ का आप बोलोगे सर दीर्घ का थीटा तो दिया ही नहीं है, दीर्घ का कोण तो दिया ही नहीं है। अरे भाई साहब, आपको पता है कि त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 60 काट लिया, इसका मतलब 300 बचा होगा। यानी ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है इसका 300 डिग्री कोण बचा होगा, तो थीटा बराबर 300 डिग्री कोण मान के बनाना। आर तो कभी बदलने वाला है नहीं, छोटे वाले त्रिज्यखंड के लिए भी आर उतना ही होगा और बड़े वाले त्रिज्यखंड के लिए भी आर उतना ही होगा, तो आर कभी बदलने वाला नहीं है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। बस ये याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री कोण बनता है। अगर एक टुकड़ा कट भी जाए जितना कोण वाला, तो 360 में उतना घटा दीजिएगा, दूसरा जो टुकड़ा है वो उस पर इतना डिग्री का कोण बन रहा होगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूला को आप रटते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है और कैसे जान गए। तो आप ये जान गए कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला जो होता है वो कैसे निकलता है। अब बात करते हैं चाप की लंबाई के बारे में कि चाप की लंबाई कैसे निकलता है। चाहे वृत्तखंड हो चाहे त्रिज्यखंड हो, चाप की लंबाई निकलता कैसे है। तो चाप की लंबाई तो हर जगह परिधि का टुकड़ा होता है। बिल्कुल सेम टू सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे कि जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान दीजिएगा, तो चाप जो बनता है, यानी वृत्त के केंद्र पर, अगर मैं इसी को रिपीट करूं, तो जब वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। आप बोलोगे हाँ, जब वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है तो वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर। वहां क्षेत्रफल से काम चलाना पड़ा था हमको, क्षेत्रफल का सूत्र लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड दोनों क्षेत्रफल का हिस्सा होते हैं, लेकिन चाप की जो लंबाई है वो परिधि का हिस्सा होता है। इसीलिए यहां पे मैं परिधि का सूत्र लगा रहा हूं। तो जब वृत्त का केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है तो उसका जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। इसीलिए जब कहने का मतलब है 1 डिग्री का कोण बनेगा किस पे, केंद्र पे, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई आर बट्टा कितना हो जाएगा 360, ये बट्टा में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और वही जब कह दे, इसीलिए जब कह दे थीटा बराबर कितना होगा, यानी जितना आपने काटा है ये काट लिया, ये आपने काटा ना एक त्रिज्यखंड, ये आपने काटा ना त्रिज्यखंड, तो यहाँ पे ये 60 डिग्री, यानी ये त्रिज्यखंड का इस चाप की लंबाई कितनी होगी, यानी थीटा आपने एक कोण काट लिया है तो वो बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बट्टा 360, ये थीटा इसमें गुना हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा थीटा। तो ये सूत्र जो है आपका वो चाप की लंबाई बराबर सूत्र निकलता है। तो जैसा आपका कोण होगा वैसा उतना बड़ा आपका, जितना बड़ा कोण होगा चाप की लंबाई उतनी बड़ी होगी, जितना कोण छोटा होगा चाप की लंबाई उतनी छोटी होगी। लेकिन सूत्र आपको यही अप्लीकेबल करना होगा 2 पाई आर बटा 360 गुणे थीटा। लेकिन कभी कभी इसको काट दिया जाता है, काटेगा ही 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा नीचे में 180। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर थीटा
पाई आर को थीटा से गुना करेंगे, पाई आर थीटा बट्टा 180। ये फॉर्मूला भी अप्लीकेबल कर सकते हैं। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि 180 क्यों आता है। ये 180 इसलिए आता है कि ये 2 से 360 कट गया है, इसलिए 180 आया है। तो चाप की लंबाई कहे तो आप ये सूत्र लगाना, और जब वृत्त का कहने का मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए तो आप ये सूत्र लगाना, और आसानी से आप किसी भी सवाल के क्षेत्रफल को या चाप की लंबाई को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट यानी वृत्तखंड की ओर। आई होप आपको त्रिज्यखंड समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने वृत्तखंड की ओर और जानते हैं कि वृत्तखंड होता क्या है। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया था त्रिज्यखंड में त्रिज्या दी होती है तो उसका डायरेक्ट सूत्र होता है, लेकिन वृत्तखंड में कोई त्रिज्या नहीं दी होती, इसीलिए उसका जो डायरेक्ट कोई सूत्र ही नहीं होता, उसको दूसरे किसी सूत्र के माध्यम से निकालना होता है। यानी कि वृत्त से संबंधित कोई भी क्षेत्रफल है तो उसमें त्रिज्या का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन वृत्तखंड एक ऐसा टुकड़ा है जो जीवा के द्वारा कटता है, जो जीवा के द्वारा वृत्त से अलग होता है, तो इसीलिए उसमें त्रिज्या होती ही नहीं है। तो इसीलिए इसका सूत्र का कोई स्पेशल यानी इसके क्षेत्रफल का निकालने कोई विशेष सूत्र नहीं होता, इसको दूसरे सूत्र के आधार पर हम इसको निकालते हैं। आपको ये बात अभी समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने एक वृत्तखंड लिया, मान लीजिए एक वृत्तखंड लिया मैंने, यहाँ वृत्त लिया, इसको मैंने एक टुकड़े कर दिए, यहाँ पे यहाँ ए बी और पी। यहाँ देख रहे हैं ए बी पी एक वृत्त का टुकड़ा है, तो मैंने कहा एक टुकड़ा काट ले, एक टुकड़ा बचा ये, एक टुकड़ा बचा ये हो गया लघु, ये हो गया दीर्घ। लेकिन दोनों टुकड़े में आप देखें क्या कहीं पे त्रिज्या दी हुई है? नहीं दी हुई है। इस टुकड़े को भी देखें आप, तो यहाँ पे जीवा दी हुई है और वृत्त की, अब ये परिधि नहीं कहोगे, इसको चाप कहोगे। क्या कहोगे? ये चाप। और इस टुकड़ा को भी देखें, ये टुकड़ा ए पी बी, तो वृत्त की जीवा दी हुई है और इसमें चाप की लंबाई दी हुई है। यानी कहने का मतलब है किसी भी एंगल में, किसी भी एंगल से आप इसमें आर का कहीं नामो निशान नहीं है इसमें, तो इसीलिए ऐसा कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। अब फॉर्मूला कैसे मैं बताता हूं मैं आपको, फॉर्मूला कैसे बनेगा, कुछ नहीं है, बस नजरों का खेल है। अगर मान लीजिए मैं नीचे काट लेता हूं, नीचे मैंने एक क्या कर दिया, एक वृत्तखंड काट लिया। देख रहे हैं आप, ये वृत्तखंड मैंने एक नीचे में काट लिया, ध्यान दीजिएगा। नीचे मैंने एक वृत्तखंड, इसका नाम रख दिया ए पी और बी। ए पी बी मैंने एक त्रिज्यखंड का नाम दे दिया। अब करना कुछ, सॉरी त्रिज्यखंड नहीं, वृत्तखंड, एक वृत्तखंड का मैंने नाम दे दिया जो दिखाई दे रहा है। अगर इसमें डायरेक्ट त्रिज्या होती ना तो कोई डायरेक्ट इसका सूत्र होता, लेकिन इसमें त्रिज्या नहीं है, इसका कोई प्रत्यक्ष सूत्र इसका है ही नहीं, डायरेक्ट कोई सूत्र है ही नहीं। त्रिज्यखंड का डायरेक्ट सूत्र था, लेकिन इसमें कोई सूत्र डायरेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें त्रिज्या नहीं है दोनों में टुकड़ों में से एक भी टुकड़े में। तो अब क्या करते हैं, केंद्र से जहां पे ये कटा है वहां पे एक हम लाइन खींचते हैं, त्रिज्या खींच लेते हैं। यानी कहने का मतलब जिस जीवा ने इसके दो टुकड़े किए हैं उस दोनों जीवा के अंत बिंदु से हम केंद्र पे एक त्रिज्या खींचते हैं। बात समझ आ रही है? और खींचने के बाद आप देख रहे होंगे, आप खींचने के बाद देख रहे होंगे कि एक त्रिज्यखंड कट गया, यानी कि एक यहां पे एक त्रिज्यखंड का निर्माण हुआ। आप देखें यहां पे आपको दिख रहा होगा एक त्रिज्यखंड का निर्माण हुआ। ये जो देख रहे हैं पूरा का पूरा टुकड़ा, ये त्रिज्यखंड का निर्माण, यानी कि ओ ए पी बी। आप देखिए यहां पे एक त्रिज्यखंड बना। आप बोलोगे सर निकालना वृत्तखंड का क्यों जा रहे हैं त्रिज्यखंड पे? क्योंकि मैंने कहा कि त्रिज्यखंड का सूत्र इसमें लगाना ही होगा, क्योंकि वृत्तखंड में त्रिज्या नहीं होती, इसलिए इसका कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता। अब थोड़ा दिमाग यहां लगाएं, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है, यहां से लेके ये पूरा त्रिज्यखंड है, हमको चाहिए इतना ही, चाहिए इतना ही, इसका काम नहीं है क्योंकि वृत्तखंड मेरा इतना ही है। तो सिंपल सी बात है, पूरे त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकाल लीजिए और ये देख रहे हैं त्रिभुज जो बना हुआ है इसमें से इसके फॉर्मूला क्षेत्रफल को काट के हटा दीजिए। यानी त्रिज्यखंड से पूरा ये क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इतना का जरूरत नहीं है, इसको काट के हटा दीजिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जो बच जाएगा वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। और यही एक रास्ता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का, बाकी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसमें त्रिज्या आपको नहीं दी रहती वृत्तखंड में। तो यानी सिंपल सी बात करें तो यहां पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यानी कि वृत्तखंड वृत्तखंड यहां पे है ए पी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके अलावा कोई इसका वे नहीं है। यानी कि अगर आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यानी आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको यह त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, तभी आप इस वृत्तखंड के यानी जो बचा हुआ भाग है उसमें आप इंटर कर सकते हैं। तो यानी सिंपल सी बात समझ में आ गई। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपने निकाला, सीख ही लिया पीछे में त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, उसमें से इस वृत्त
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें। तो आप बोलोगे सर कौन सा त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, त्रिभुज पता है आपको क्या होता है 1/2 गुने आर स्क्वायर। लेकिन ये त्रिभुज यहाँ पे समकोण है कि विषमबाहु है कि समबाहु, पता नहीं कौन सा त्रिभुज नहीं पता, इसीलिए हम साइन थीटा यहाँ लगा देते हैं। यानी यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। आर मतलब भुजा, इसकी दो भुजा है ना, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो ये भी आर है ये भी है, इसलिए आर स्क्वायर गुने साइन थीटा, गुने क्या साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोण होगा 30 डिग्री तो साइन 30 का मान लगाना। किसका मान लगाना आप, साइन 30 का। अगर कोण होगा 60 डिग्री तो साइन 60 का मान लगाना। मान आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ लिख देता हूं मैं। साइन का त्रिकोणमिति में साइन का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर 45, 60 और 90। साइन 0 बराबर होता है 0, साइन 30 बराबर होता है 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन और √3/2 और यहाँ होता है 90 बराबर कितना होता है 1। ये मान होते हैं, ये आप याद रख लें। त्रिगो में जो त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा 10th क्लास, या मैंने जो पढ़ा रखा है उसमें मैंने सारे मान बताए हैं। तो यहाँ पे साइन का जो मान है, आप यहाँ पे ये साइन थीटा का मान आप बैठा दीजिएगा। अगर कोण का मान 30 हो तो साइन 30 का मान यहाँ बैठा दीजिएगा। कोण का मान अगर 70 हो, सॉरी 90 हो या 60 हो, जैसा मान हो वैसा मान आप यहाँ पे बैठा दीजिएगा, क्योंकि थीटा का मतलब आपको पता है आर स्क्वायर से गुना कीजिएगा, 1/2 से उसको गुना कर दीजिएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो अगर मैं इसके सूत्र की ओर चलूं, यानी जो वृत्तखंड आपने देखा है, अगर मैं इसके सूत्र की ओर चलूं तो आप में सूत्र में लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करने पे आता है आपका वृत्तखंड। तो अगर मैं इसका सूत्र दिखा दूं आपको, तो सूत्र दिखा दूं, यानी कि आप वृत्तखंड का अगर सूत्र लिखना चाहें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी मैंने बताया 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा का मान मैंने बता दिया आपको कि थीटा का मान क्या होगा। थीटा साइन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो त्रिभुज दिया होता है उसका मान नहीं पता होता, क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, क्योंकि उसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, तो इसीलिए साइन के साथ उसको बना दिया जाता है ताकि त्रिभुज का मान जो है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाए। साइन 0 से लेके 90 तक का मान मैंने आपको लिखा दिया है, तो आप उसका मान का इस्तेमाल करें, जैसा कोण देगा थीटा की जगह वैसा वैसा इस्तेमाल कर देना, और आप इससे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि वृत्तखंड का कोई अपना स्पेशल सूत्र नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वृत्तखंड में कभी आर होता ही नहीं है, इसीलिए इसको दूसरे सूत्र के सहारे हमको निकालना पड़ता है। आपने त्रिज्यखंड पढ़ा, आपने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा, आपने वृत्त की परिधि पढ़ी, और यहां तक आपने चाप की लंबाई पढ़ी, उसमें आर दिया हुआ था, लेकिन वृत्तखंड में कभी भी आर नहीं दिया होता, यानी वृत्तखंड जो टुकड़ा होता है उसमें आर कभी आता ही नहीं है। इसीलिए हमें दूसरे क्षेत्रफल के सहारे, दूसरे क्षेत्रफल के यानी दूसरे सूत्र के सहारे हमें वृत्तखंड के सूत्र तक, यानी उसके एरिया तक, उसके क्षेत्रफल तक पहुंचना होता है। जैसे हमने यहां देखा कि त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किया, तब जाके निकला आपका वृत्तखंड। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में जितने भी कंसेप्ट मैंने समझाए हैं सारे के मैं सवाल देने वाला हूं, यानी 7 ऐसे सवाल देने वाला हूं जो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, और उस 7 सवाल को बनाने के बाद आप वृत्त के जो भी क्वेश्चन है सबको आसानी से बना सकते हैं। तो वेट कीजिए, बहुत जल्द वो सातों के सातों सवाल आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन उस 7 सवाल को बनाने से पहले ये 2 वीडियो के जो मैंने आपको कंसेप्ट के दिए हैं वीडियो वृत्त के, उसको आप जरूर देख लें, तभी आपको सवाल सही से समझ में आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। वेट करते हैं वीडियो जो 7 सवाल आने वाले हैं उसके लिए। तब तक के लिए बाय।